हेलो फ्रेंड्स, बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य बीएससी फाइनल ईयर या बीए कोई भी हो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो हर यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको बताऊंगा। पहले आप पाठ्यक्रम देख लीजिए। इकाई 1 में हिंदी भाषा के मेरे सहयात्री, मध्य प्रदेश की लोक कलाएँ, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे हैं। सेकंड में हिंदी भाषा जनसंचार के बारे में, टूटते हुए एकांकी संक्षिप्तियाँ हैं। थर्ड में पत्रकारिता, मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, पत्र लेखन है। और चौथे में राजभाषा हिंदी, दूरभाष और मोबाइल, हिंदी की शब्द संपदा, अनुवाद, अर्थ, प्रकार एवं अभ्यास। और 5वीं यूनिट है नैतिक मूल्य। इसमें धर्म के बारे में और गांधी जी की आत्मकथा जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इन सभी को जानना है। तो हर यूनिट में जो टॉपिक हैं उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखते चलते हैं। स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। फर्स्ट का पहला है मेरे सहयात्री। ये अमृतलाल बेगड़ जी द्वारा लिखा गया है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2-3 हैं। एक आपको करना है नर्मदा नदी के तट के सौंदर्य का वर्णन करना है। इसमें आपको नर्मदा नदी के बारे में बताना है कि नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है से लेकर हर एक चीज़ जो नर्मदा नदी के बारे में आप जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरे सहयात्री संस्मरण का सारांश बताना है। ये लगता है इस बार यही पूछा जाएगा। मेरे सहयात्री संस्मरण का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। और तीसरा या तो आ सकता है नर्मदा नदी के सौंदर्य पर एक निबंध लिखिए। इन 3 में से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा 100%। दूसरा है मध्य प्रदेश की लोक कलाएं संकलित। तो इसमें आपको निमाड़, मालवी, बुंदेलखंडी, बघेली, इनके बारे में आपको क्या करना है, 3-3, 4-4 लोक कलाएं लिख लेनी है, लोक नृत्य कर लेने हैं और लोक चित्र या भित्तियाँ जो हैं इनके बारे में देख लेना है। बस इतने में इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा। इस मालवा की लोक कला को अच्छे से ध्यान से देख लेना। शायद इस बार मालवा की लोक कला से ही क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे पर। तो सबसे एक क्वेश्चन बन सकता है आपका लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है। तो आप ये दोनों के अंतर देखिए। बस ये और इसकी जो विशेषता है मुहावरे और लोकोक्ति, इनको कर लेना और 2-2, 4-4 इनके एग्जाम्पल याद कर लेना। इन्हीं में से कोई ना कोई आ ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट सेकंड देखते हैं जनसंचार माध्यम। इसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया पर क्वेश्चन बनेंगे। तो एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि जनसंचार से क्या आशय है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि जनसंचार से क्या आशय है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा मॉस मीडिया का परिचय दीजिए। सोशल मीडिया से आप क्या समझते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जनसंचार माध्यमों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है इस बार, तो इसको अच्छे से ध्यान दे लेना। एक क्वेश्चन इसको भी देख लेना, इंटरनेट को स्पष्ट करते हुए उसकी उपयोगिता और महत्व को प्रतिपादित कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है। बस इतने ही क्वेश्चन हैं इसमें। अब देखते हैं टूटते हुए। ये एकांकी है, ये लिखी गई है डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र के द्वारा। तो इनमें से देखते हैं कि कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। टूटते हुए एकांकी की समीक्षा अपने शब्दों में संक्षेप में कीजिए। ये क्वेश्चन हर बार आता है तो इस बार भी आ जाएगा, या तो फिर ये आएगा। बस इसी को कर लेना, यही क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संक्षिप्तियाँ पर। तो इनके जो संक्षिप्तियों का विस्तार है इनको देख लीजिएगा। संक्षिप्तियों से क्या लाभ हैं। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनेगा कि संक्षिप्तियों की विशेषताएं क्या हैं। तो इन विशेषताओं को देख लीजिएगा आप। अब आते हैं पत्रकारिता के विविध आयाम। तो पत्रकारिता के विविध आयाम में आपसे पूछ सकते हैं कि पत्रकारिता का आशय क्या है। इनके प्रकार में आपसे साहित्यिक पत्रकारिता का संक्षेप पूछ सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गए।
अब ये क्वेश्चन और कर लीजिएगा, पत्रकारिता के विभिन्न प्रकारों पर एक निबंध लिखिए। बस इसको कर लेंगे तो ये पत्रकारिता वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अन्वेषी या खोजी पत्रकारिता, आर्थिक या व्यवसायिक पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता और भी हैं, जैसे पुरातत्व एवं ऐतिहासिक पत्रकारिता, न्यायालयीन पत्रकारिता, संसदीय पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, तो इनको भी ध्यान दे लेना। अब आते हैं मध्य प्रदेश का लोक साहित्य। तो इसी में आपको बघेली, बुंदेली, मालवी और निमाड़े, ये 3-4 हैं। तो इनके आपको ये देखने हैं, लोक नाट्य, लोक चित्र, इन्हीं के बारे में देख लेंगे तो इन्हीं में से एक ना एक आ ही जाएगा। जैसे ये बुंदेली के लोकगीत कौन कौन से हैं, मालवी लोक नाट्य कौन कौन से हैं, निमाड़ी लोक कथा पर प्रकाश डालिए, तो इन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा। मालवा के लोक साहित्य को विस्तार से समझाइए, इसको अच्छे से देख लेना। देश मालवा गहन गंभीर, डग डग रोटी, पग पग नीर, तो इसको देख लीजिएगा आप अच्छे से। अब आते हैं पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में आपको 1-2 पत्र याद रखने पड़ेंगे और 1-2 क्वेश्चन। तो देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञापन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। इसमें आपको ज्ञापन और कार्यालय मापन में क्या अंतर है इसको बताना है। तो आप एक उदाहरण ये दे देंगे, ठीक है। तो ये देख लेना आप एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक अच्छे प्रारूप की विशेषता बताइए। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको देख लेना। इसमें आपको शुद्धता, पूर्णता, यथातथ्यता एवं औपचारिकता, संक्षिप्ति, इनके बारे में बताना पड़ेगा। एक क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा, परिपत्र की भाषा की विशेषता लिखिए। परिपत्र किसे कहते हैं, परिपत्रों के कुछ उदाहरण दीजिए, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। और ये देख लीजिएगा, अनुस्मारक या स्मरण पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यही 3-4 क्वेश्चन में से आ ही जाएगा आपके लिए। अब बढ़ते हैं आगे। इकाई 4, राजभाषा हिंदी। तो अब इसमें हम राजभाषा हिंदी के बारे में जानेंगे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस बार पेपर में आ सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, राजभाषा से क्या आशय है। आपको राजभाषा के बारे में बताना है कि इससे क्या आशय है। इसके बाद बताना आपको राजभाषा नियम अधिनियम 1976, इसको अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। राजभाषा अधिनियम 1976। अब आते हैं दूरभाष और मोबाइल पर। तो इसमें दूरभाष को विज्ञान की सौगात क्यों कहा जाता है, एक तो क्वेश्चन यही बन सकता है। एक ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि सेल्यूलर फोन की सामान्य अवधारणा क्या है, सेल्यूलर फोन के बारे में आ सकता है। और एक क्वेश्चन आ सकता है, मोबाइल को वर्तमान समय का वरदान कैसे सिद्ध करेंगे, मोबाइल को वर्तमान समय का वरदान कैसे सिद्ध करेंगे, एक क्वेश्चन ये आ सकता है। बस इतने ही क्वेश्चन आएंगे इसमें से। एक क्वेश्चन इसको भी कर लेना, सिद्ध कीजिए कि वर्तमान मोबाइल तकनीक के कारण सामाजिक जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। तो आपको एक निबंध टाइप का लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब आते हैं थर्ड टॉपिक है, हिंदी की शब्द संपदा। इसमें आपको पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी, शब्द युग्म, विलोम, इन सब के बारे में जानना पड़ेगा कि पर्यायवाची क्या कहलाते हैं। कुछ पर्यायवाची के एग्जाम्पल, कुछ विलोम के, कुछ अनेकार्थी के, इनके एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। हिंदी शब्द संपदा में इतना ही है। अब आते हैं चौथा टॉपिक है अनुवाद। तो अनुवाद में सबसे पहले आएगा एक क्वेश्चन ये कि अनुवाद की आवश्यकता किस लिए है। और दूसरा क्वेश्चन आएगा, अनुवाद की परिभाषा दीजिए और अनुवाद के प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, अनुवाद की परिभाषा दीजिए और अनुवाद के प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसको अच्छे से कर लेना आप। इस क्वेश्चन को भी देख लेना, अच्छे अनुवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए कि अच्छे अनुवाद की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। बस इतने से यही है। अब चलते हैं अगली यूनिट पर। अब ये है 5वीं यूनिट और इसकी लास्ट यूनिट नैतिक मूल्य। इसमें हमको 2 टॉपिक में देखना है, एक विश्व के प्रमुख धर्म एवं महत्वपूर्ण विशेषताएं और दूसरा देखना है सत्य के साथ प्रयोग। तो इसमें आपको क्या करना है, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको इन सब के बारे में देखना पड़ेगा। थोड़े से पेज हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा।
अच्छी बातें भी लिखी हैं, आपको काम आएंगी आगे चलकर। फिर भी हम आपको इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट है उनको बता सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आपको आ सकता है, सत्य का नैतिक स्वरूप क्या है, प्रेम और श्रद्धा में अंतर क्या है। एक ये क्वेश्चन आ सकता है। एक आ सकता है, सभी धर्मों के मध्य नैतिकता किस प्रकार एक सेतु का काम करती है। एक इसको देख लीजिएगा आप हिंदू धर्म में। जैन धर्म में आ सकता है, जिन शब्द से क्या तात्पर्य है, परिग्रह से क्या आशा है, जियो और जीने दो पर अपने विचार प्रकट करिए, अपरिग्रह की आवश्यकता क्यों है, और एक क्वेश्चन आ सकता है, अहिंसा का स्थान सबसे बढ़कर क्यों है। ये 3-4 क्वेश्चन है जैन धर्म में से। बौद्ध धर्म में आ सकता है कि बौद्ध मानवतावादी दृष्टि क्या है, बौद्ध मानवतावादी दृष्टि क्या है। एक ये आ सकता है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं। 4 आर्य सत्य आ सकते हैं आपके लिए। बौद्ध पंचशील सिद्धांत का नैतिक स्वरूप समझाइए और नैतिक कर्तव्य के बारे में बताइए। इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। ईसाई धर्म में मसीही धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसको देख लीजिएगा। एक ये क्वेश्चन, सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से यीशु के गौशाले में जन्म लेने का क्या संकेत है, समझाइए। इस्लाम धर्म से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस्लाम धर्म के 5 बुनियादी उसूल बताइए। इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको लिखने पड़ेंगे तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात। इनको रख लेना और इनके जो जो लाभ हैं इनको देखना है कि रोज़ा से क्या लाभ होते हैं, हज या ज़कात देने से क्या लाभ होते हैं, नमाज पढ़ने से क्या लाभ होते हैं, तो इनको ध्यान दे लेना। अब आते हैं सिख धर्म। तो एक तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि गुरु नानक जी ने किन 2 महत्वपूर्ण प्रथाओं की शुरुआत की, तो लंगर और सेवा। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, गुरु नानक देव जी ने प्रभु तक पहुंचने का कौन सा सरल मार्ग बताया, तो इन्होंने बताया सेवा, कीर्तन और सत्संग। और एक आ सकता है, गुरु नानक जी के रूहानी उपदेश समझाइए। तो आपको रूहानी उपदेश के बारे में बताना पड़ेगा। अब आते हैं महात्मा गांधी के सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा पर। देखते हैं इनमें कौन कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। एक ये कर लेना, विलायत जाने पर गांधी जी ने माँ के समक्ष क्या प्रतिज्ञा की थी। सभ्य कहलाने के लिए गांधी जी ने विलायत में क्या क्या प्रयत्न किए। इसके बाद बाल विवाह के विषय में गांधी जी ने किन किन कृतियों की ओर संकेत किया है, इसका वर्णन करिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जीव मात्र के ऐक्य के लिए आत्मशुद्धि को प्रधानता क्यों दी है, स्पष्ट कीजिए। तो ये रहे आपके 5 यूनिट के जितने टॉपिक थे, उन सभी के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बन सकते हैं उनके बारे में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाले जो भी पेपर्स होंगे उनके इम्पोर्टेंस जानने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।